जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों साथियों मैं गोविंद कुमार, जनपद देवरिया से। सम्मानित साथियों, आज मैं जिस विषय पे आप सबसे बात करना चाहता हूं, माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात इसलिए करना है कि कभी भी अभाव, किसी भी चीज का अभाव जो है, व्यक्ति को सफलता की अंतिम सीढ़ियां चढ़ने से नहीं रोकता है। ऐसा महसूस इसलिए होता है कि जब हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बायोग्राफी के तरफ देखते हैं और ये देखते हैं कि बहुत ही अभाव में जीवन जीने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर समाज में सफलता की अंतिम सीढ़ियां चढ़ते हैं और आज अंततः लोगों को मजबूर होके, आज अंततः सरकार को मजबूर होकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना ही पड़ा। 2024 में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलता है, इसके लिए बधाई। और साथियों, मैं एक बार आप लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर की बायोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत व्याख्या करना चाहता हूं, आपसे परिचित कराना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर एक अभावग्रस्त परिवार में जन्म लिए थे। कर्पूरी ठाकुर के पिता गोकुल नाई थे। गोकुल नाई के बेटे थे। गोकुल नाई एक साधारण बाल काटने वाले नाई के रूप में उनकी पहचान थी और उनके घर एक होनहार बालक पैदा होता है जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर उन्होंने रखा। और पहली बार दलित, शोषित, वंचित समाज में, पहली बार कमेरा समाज में, बिहार के समस्तीपुर में पहली बार एक घटना होता है कि कोई कमेरा समाज से, और वो भी नाई समाज से, कोई लड़का फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक पास होता है। जब कर्पूरी ठाकुर फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक पास होते हैं तो घर में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ती है और इस खुशी के मारे उनके पिता, जो एक सामान्य नाई थे, गोकुल गोकुल नाई गोकुल नाई अपने बेटे की खबर पाके कि जब इनका बेटा फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक पास किया है तो बहुत खुश होते हैं और गांव के ही एक बड़े व्यक्ति, सामंती व्यक्ति के घर लेकर के जाते हैं कि इस आशा से जाते हैं कि वहां से हमें सहयोग मिलेगा और मेरा बेटा पढ़ लिख करके आगे जाएगा। ऐसी सोच के साथ, ऐसी अच्छी भावना के साथ कर्पूरी ठाकुर अपने बेटे को लेके एक सामंती के घर जाते हैं गांव के। ज्यों जाते हैं और उससे बताते हैं खुशी के मारे कि श्रीमान जी, महाराज, मेरा बेटा जो है फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक पास हुआ है। यह बात सुनते ही जो सामंती है उसका रिएक्शन देखिए। वह सामंती कहता है कि अच्छा, तुम्हारा बेटा फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक पास हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तब आओ और मेरा गोड़ दबाओ। समस्तीपुर गांव में गोड़ जिसे कहा जाता है, अर्थात पैर दबाओ। सोचिए कि किस तरह की भावना, कौन सा आशा लेकर के और गोकुल नाई जाते हैं कर्पूरी ठाकुर के लिए और उनके सामने कैसी प्रतिक्रिया आती है। ये एक अभाव ग्रस्त जीवन ये दर्शाता है कि एक मजबूर बाप जो चाहता है कि मेरा बेटा जो है कि अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करे और आगे बढ़े, समाज में गौरवशाली व्यक्ति बन के समाज का नेतृत्व करे, लेकिन उसकी आशा टूटती है। फिर वो अपने घर आते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के अंदर दृढ़ निश्चय होने के कारण कर्पूरी ठाकुर एकदम दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे और मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। कर्पूरी ठाकुर आगे बढ़ते हैं और कर्पूरी ठाकुर राजनीति में जब आते हैं वयस्क होने के बाद, पढ़ लिख लेने के बाद, तो उनकी जो राजनीति की शुरुआत होती है वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से शुरुआत होती है और वो आजादी के आंदोलन में भी शरीक होते हैं, देश की आजादी के आंदोलन में भी शरीक होते हैं और उसमें जेल भी जाते हैं। साथियों, ये आपको एक विरोधाभासी बात मैं बताना चाहता हूं कि आज जो लोग मजबूर हो रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए, वही लोग बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर राजनीति की सीढ़ियां
सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो उनसे किस तरह जातिगत द्वेष रखते हैं और किस तरह उनसे नफरत करते हैं। यह नफरत उस लेवल का है कि उसकी व्याख्या करने के बाद आपको यह लगेगा कि शर्म महसूस आएगा सामाजिक स्तर को जानने के बाद। कर्पूरी ठाकुर के विरोध में सामंती लोग नारा लगाते हैं कि कर कर्पूरी कर्पूरा गद्दी छोड़ धर अस्तूरा। इस प्रकार का कर्पूरी का विरोध। फिर नारा लगाते हैं कि एमए बीए पास करेंगे कर्पूरिया को बास करेंगे। अब इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कितना घिनौना है, जिससे हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। इतना ही तक नहीं ये सीमित होता है ये गालियां कर्पूरी ठाकुर को। यही सामंती लोग फिर से कर्पूरी ठाकुर का विरोध करते हैं और कहते हैं आरक्षण कहां से आई कर्पूरी की मां, आगे डैश डैश। इसको मैं अपने शब्दों से प्रस्तुत भी नहीं कर सकता। इतना घिनौना स्तर, ये लेवल है। सोचिए ये कौन सा लेवल है विरोध का। और आज वही लोग राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए, कर्पूरी ठाकुर से संबंधित लोगों के, कमेरा समाज के लोगों के वोट को हथियाने के लिए, आज वही लोग उनके मरने के बाद मजबूर हो रहे हैं कि इनको भारत रत्न दे दिया जाए। और भारत रत्न दिया इन लोगों ने। तो ये दोहरी और दोगली नीति को कमेरा समाज को समझना होगा कि जब हमारे नायक जीवित रहते हैं, जब हमारे नायक हमारे भलाई की लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो उस समय ये सामंत उनका बहुत बुरी तरीके से विरोध करते हैं और उनका कहीं समर्थन नहीं करते, और मरने के बाद उनको सम्मान देते हैं और उनको हड़पने का प्रयास करते हैं, अपना बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका समाज गुमराह होकर के और उन्हें सत्ता तक पहुंचाने का काम करे। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, 1952 में पहली बार कर्पूरी ठाकुर विधायक होते हैं और कर्पूरी ठाकुर इनके गालियों को, इनके नारों को गले नहीं लगाते हैं, उनको गिनते नहीं हैं, उनसे भयभीत नहीं होते हैं, बल्कि वो एक समाज के निर्माण के लिए, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए नारा देते हैं। और क्या नारा देते हैं? नारा देते हैं कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ऐसे क्रांतिकारी नारे दे करके और परिवर्तन करते हैं समाज में। वो द्वेष की भावना से ग्रसित होके कभी सामंतों के खिलाफ कोई नारा नहीं देते हैं। और फिर एक नारा देते हैं कि सौ सोपा ने बाधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। इस तरह जागरूक करके पिछड़ों को जागरूक करते हैं, उनके अधिकार दिलाते हैं। और पहली बार बिहार में आरक्षण देने का काम करते हैं कर्पूरी ठाकुर। और साथियों, कर्पूरी ठाकुर की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मुख्यमंत्री होते हुए भी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपना एक मकान तक नहीं बनवा पाया। उन्होंने एक टूटी हुई मिट्टी की मकान में रहते थे। और सोचिए, आजकल कोई एमपी एमएलए हो जाता है तो उसकी 3 पुश्तें उसके धन संपदा वैभव पे राज करती हैं। और कैसा होगा वो जननायक हमारा, जिस मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसके पास जो है कि एक अच्छी मकान नहीं थी। और एक घटना घटती है, जब चौधरी चरण सिंह बिहार में जाते हैं कर्पूरी ठाकुर के घर एक अवसर पे, और जाते हैं तो ये हरियाणा के होने के नाते बहुत लंबे होते हैं। और चौधरी चरण सिंह जब उनके घर में प्रवेश करते हैं तो उनका माथा उनके चौखट से टकरा जाता है और कहते हैं कि कर्पूरी, अरे अपने मकान तो थोड़े ऊंचे करवा ले। कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि ठीक है, निश्चित रूप से हम अपने मकान ऊंचे करवा लेंगे, लेकिन जब तक बिहार के प्रत्येक गरीब का मकान ऊंचा नहीं हो जाता, तब तक कर्पूरी ठाकुर का मकान कैसे ऊंचा हो सकता है। ऐसी सोच, ऐसी भावना रखने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे बीच में पैदा होते हैं। और उनको इस देश में प्रसिद्धि नहीं मिलती है, क्योंकि उनको मीडिया अवॉइड करती है, लोग अवॉइड करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक कमेरा समाज के होते हैं। और नहीं तो यदि वो जननायक किसी और समाज के होते तो मीडिया उन्हें अपने पहले पन्नों पर ला करके देश में बड़े स्तर पे हाईलाइट करने का काम करती। इतना ही नहीं साथियों,
एक ही नायक हमारे बीच में नहीं हुआ। इस तरह के नायकों की फहरिस्त देखते हैं जब हम, तो मान्यवर कांसी राम साहब भी, जो कर्पूरी ठाकुर के बहुत ही नजदीक थे, उन्होंने कई बार कर्पूरी ठाकुर से मिला और अपने कई कार्यक्रमों में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भी कर्पूरी ठाकुर को बुलाने का काम किया। और जिस तरह आप कर्पूरी ठाकुर को देखते हैं, उसी तरह मान्यवर कांसीराम साहब एक ऐसा नेतृत्व करता जिसने तय कर लिया कि हम पूरे अपने जीवन में शादी विवाह नहीं करेंगे, अपना परिवार नहीं बसाएंगे, अपना घर द्वार नहीं बसाएंगे। इतना ही नहीं तय किया, उसने तय किया कि कोई मेरा बैंक अकाउंट नहीं होगा, उसने तय किया कि मेरा कोई घर नहीं होगा, उसने तय किया कि मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जाऊंगा, अपने किसी हित नात रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाऊंगा, किसी शादी ब्याह ब्रह्म भोज में नहीं जाऊंगा। ये बहुजन समाज ही मेरा परिवार है। आज के बाद इसी के उत्थान के लिए इसी को अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। और मरते वक्त जब समीक्षा करते हैं मान्यवर कांसीराम साहब की, तो देखते हैं कि जिस तरह कर्पूरी ठाकुर के पास कुछ नहीं था, उसी तरह मान्यवर कांसीराम साहब के पास कोई घर नहीं हुआ, कोई हित नात रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए, किसी के शादी ब्याह ब्रह्मभोज में नहीं गए। इतना ही नहीं, अपने माता पिता के मरने पे भी अपने घर वापस नहीं लौटे समाज के हित में। और साथियों, ये सोचने की बात है कि उनके नाम से पूरे भारत में एक कट्ठे भी जमीन नहीं मिलेगी। मान्यवर कांसीराम के नाम से कोई घर नहीं मिलेगा। और चिटकी बजा के, ये हैसियत थी कांसीराम की कि अपने चिटकी बजा करके शासक पैदा किया और राष्ट्रीय पार्टी बनाया और उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। अपने सहयोग से माननीय मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, यहां तक कि पार्टी बनवाने में भी सहयोग किया। और जब बहुत ज्यादा गहराई तक राजनीति का विश्लेषण करते हैं, तो कांग्रेस को खंड खंड तोड़ने का भी काम राष्ट्रीय स्तर पे मान्यवर कांसीराम साहब ने किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दो बैल हुआ करते थे, दलित और मुसलमान, जो आंख मूंद के हल जोतते थे कांग्रेस का और सोटे भी खाते थे, उनके झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा दी जाती थी और मरहम के तौर पे कांग्रेस पुनः आकर के उनको राशन दे करके और प्रलोभन में लेकर के उनका वोट भी लेती थी। उन बेवकूफ बैलों को, दोनों बैलों को जागरूक करके, उनको नालायक से लायक बना करके और कांग्रेस से अलग करने का काम किया और देश में मनुवादियों की सबसे बड़ी पार्टी को ध्वस्त करने का काम किया। ऐसे हमारे जननायक हम लोगों के बीच में पैदा हुए। निश्चित रूप से उन जननायकों की बायोग्राफी हमें जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, प्रेरणा लेकर के। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो अपने आचरण में भी उतारना चाहिए। हम क्या करते हैं अपने महापुरुषों के, अपने जननायकों की, कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायकों की, मान्यवर कांसीराम साहब जैसे जननायकों की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे जननायकों की और तमाम ऐसे फूले साहू अंबेडकर जैसे जननायकों की बायोग्राफी तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन जो उन्होंने आचरण किया, हमें सवाल ये करना चाहिए अपने आप से कि क्या हम वो आचरण अपने अपने अंदर, उनके बायोग्राफी को, उनके त्याग को, तपस्या को अपने आचरण में उतारने का काम करते हैं। सवाल ये महत्वपूर्ण है साथियों। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि ये इन जो बहुजन समाज के महापुरुष थे, जो जननायक थे, उनके उनकी बायोग्राफी को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी सम्मानित साथियों से अपील करता हूं कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।